स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ओरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग आप लोग के साथ उपस्थित हुए हैं क्लास 12 का जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स सारणिक। इससे पहले हम लोग सारे के सारे जो थ्योरीज थे, जितने भी सारे प्रॉब्लम्स थे, वो सारे के सारे मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मैट्रिक्स का ही एक अगला पार्ट जिसको हम लोग डिटरमिनेंट्स कहते हैं, आइए उसको हम लोग देखते हैं आज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे एक वर्ग आव्यूह, है ना। तो डिटरमिनेंट्स का जो डिफिनेशन है वो उसी पर आधारित है। तो सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट्स जो है एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, एक डिजिट है ना। इससे डिटरमिनेंट ए को हम लोग DET कोष्ठ में ए लिखते हैं इसके द्वारा, या इसको डबल लाठी देते हैं यहाँ पर, ये इसके द्वारा क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं यहाँ से, जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, तो ए कोई मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा हुआ 2 4 5 6, ये दो कॉलम का कोई मैट्रिक्स है। इसको हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स ए। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे मैट्रिक्स ए। लेकिन इसी को अगर डिटरमिनेंट्स में लिखना हो तो इसको हम इस तरह लिखते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है 2 4 5 एंड 6। तो इसको हम लोग कौन सी पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट ए। यही मैट्रिक्स को अगर इस तरह कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? डिटरमिनेंट्स बन जाता है। हालांकि दोनों एक ही चीज है। तो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि जो डिटरमिनेंट्स है एक वर्ग आव्यूह, हमेशा एक वर्ग आव्यूह होता है। एक डिटरमिनेंट्स हमेशा क्या होता है? एक वर्ग आव्यूह होता है। सिर्फ वर्ग आव्यूह नहीं होता बल्कि वर्ग आव्यूह संबद्ध एक संख्या भी है ना। आइए यहाँ पर इस चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे आगे चल करके कि ये क्या किस प्रकार की संख्याएं हैं, किस प्रकार की हम लोग इनकी आवश्यकताओं को देखते हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग 10th क्लास की कुछ बातें का। हम लोग दो चर के रैखिक समीकरण को पढ़े थे तो कुछ इस प्रकार से पढ़े थे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा समीकरण पढ़े थे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। समीकरण क्या हो गया? 2। तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दो समीकरण हमको निकल के आ गया। तो 10th क्लास हम लोग सीखे थे कि a1 बटे a2 बराबर डज नॉट b1 पे b2। तब जिस प्रकार से होता था तो क्या होता था? तो इसका मतलब हो गया कि यह जो है ये प्रतिच्छेदी रेखा है। बात करेंगे आप लोग को 10th क्लास में देखेंगे सब चीज को। ये कौन सा रेखा है? ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी रेखा है तो ये इसका हल है कि नहीं है? तो इसका हल अद्वितीय होता है, समझे ना। इसका हल जो होता है वो अद्वितीय होता है, और कह दे तो ये संगत भी है। और मैं बात कर दूं तो इसमें एक हल संभव होता है ना। तो इस प्रकार की बहुत बातें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो मैट्रिक्स जो होता है या डिटरमिनेंट्स जो होता है उसको हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? तो ध्यान दीजिए, इसको हम लिखेंगे a1 b1 a2 और b2, a1 b1 a2 और b2। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म लिख दिए। और देखिए इसको मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स a, और हम मान लेते हैं b में इसके चार राशि को लिखिए x और y है। यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? y। और या इसको x मान लीजिए, आप x मान लीजिए। एक और मान लीजिए b। तो b में क्या सब है? यहाँ पर c1 और c2 है ना। c1 है और कौन सी है? c2 है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। देखिए पहला रो को पहला कॉलम से जब मल्टीप्लाई करते a1 इंटू एक्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस b1 इंटू वाई, है ना। तो आपको कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। आगे चलकर हम लोग देखेंगे किस तरह से करते हैं, ठीक है। ये दो चर के रैखिक समीकरण आपके सामने में दिया हुआ है। अब जब हम लोग देखते हैं कि 10th क्लास के आधार पर जब चलेंगे तो इस प्रकार की कुछ बातें हम लोग को पढ़ना होता था, है ना। कि बताइए दिया गया जो समीकरण है ये संगत है या नहीं है, या असंगत है, ठीक है, या अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो हम लोग इस तरह करते थे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? a1 इंटू b2, a1 b2 बराबर डज नॉट b2 b1 a2। इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? a1 b2 माइनस b1 a2 बराबर डज नॉट क्या हो जाएगा? 0। तो आप यहाँ पर देखिए, इस चीज को जरा गौर से देखिए, और यहाँ पर इस चीज को हम उठा कर लाते हैं। ये चीज को उठा करके यहाँ लिखते हैं हम। तो यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास a1 b1 a2 और b2। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कोना कोनी, तो क्या निकल के आ जाएगा? a1 b2 माइनस b1 a2, है ना। अगर ये 0 के बराबर नहीं आया तब तो इसका हल अद्वितीय होगा, अर्थात ये संगत है। बात को समझिएगा, यही बात लिखा हुआ, जो बात यहाँ लिखा हुआ वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर a1 b2 माइनस b1 a2 अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तब तो दिया गया जो मैट्रिक्स है, एक संख्या जो निकल के आता है, इस मैट्रिक्स का यह मैट्रिक्स जो है वो संगत है। अगर 0 के बराबर आ जाता है तो वो संगत नहीं होगा, ठीक है। आगे चल के इस चीज को हम पूरा विश्लेषण से देखेंगे कि आखिर हम लोग क्यों इस चीज को देखते हैं। किसी भी दो चर के रैखिक समीकरण के बदले बात कर दीजिए चार
चर का रैखिक समीकरण, 5 चर का रैखिक समीकरण, 6 चर का हो, तो आप किसी भी चर के रैखिक समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। फिलहाल की आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग के सिलेबस में केवल 2 चर के रैखिक समीकरण और अधिक से अधिक 3 चर के रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का जो प्रावधान है वो आप लोग को इस चैप्टर में किया जाता है और आप लोग के सिलेबस में इतना ही माना जाता है। हालांकि मैट्रिक्स के मेथड से इन बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। इसका जो उपयोग है वो खास करके अभी वर्तमान समय में बहुत बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र होते हैं वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने में हम लेते हैं एक रो एक कॉलम का। आज का थ्योरी का क्लास है जो कि आपको एक्सरसाइज 4.1 में बहुत कुछ सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग और उस पर थ्योरी देते हैं। जैसे हम बात कर लेंगे 1.1 की शुरुआत के साथ। तो सबसे पहले आपको 2x2 ये हमेशा वर्ग आदि होगा, तो 2x2 जो डिटर्मिनेंट्स है का मान कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, A बराबर, यहां पर लिखेंगे ABCD, है ना। आप इसका अगर डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट A, या कभी कभी इसको ना डेल्टा के द्वारा सूचित किया जाता है, इस तरह भी लिखा हुआ रहता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। डिटर्मिनेंट A या इसके वैल्यू को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम इस तरह लिखेंगे A B C एंड D। अब क्या करेंगे, इसकी मेन डायगोनल को देखिए ध्यान से, ये मेन डायगोनल होता है इसका, तो A को D से मल्टीप्लाई करो तो A इंटू D माइनस सेकेंडरी डायगोनल को गुना करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा C इंटू B कह दो या B इंटू C कह दो, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकल करके चले आता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आप लोग के सामने में, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, माना कि A बराबर दे दिया है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ A बराबर 2 3 1 4, है ना। तो डिटर्मिनेंट A का मान ज्ञात करें, का मान क्या करना हमको ज्ञात करना है। चलिए, तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे हम तो क्या निकल के आएगा, जो दिया हुआ है वो लिखिए। यहाँ पर लिखा हुआ 2 3 1 एंड 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 2 1 2 3 1 एंड 4, मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा आपको 8, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 3, 8 में 3 कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। अगर हम बात करेंगे तो इसका जो वैल्यू है इसको डेल के द्वारा लिखो या आप इसको डिटर्मिनेंट A लिखो। ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। बहुत ही सिंपल तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और बहुत आसानी तरीका से आप इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं आप लोग के सामने। जैसे मान लीजिए A बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर x प्लस 1 x माइनस 1 और यहाँ पर x है, ठीक है। इसका मान करा निकालिए, का मान ज्ञात करें। यहाँ तो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, यहाँ तो मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया हुआ ही नहीं है, क्योंकि अगर ये आपको इधर थोड़ा आता तो ये मैट्रिक्स निकल के आता। चलिए, तो अब ध्यान से देखिए, अगर इसका हम हल करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A निकल के आएगा। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, है ना, माइनस, अगर हम बात करेंगे तो इसको बेहतर तरीका से लिखने के लिए हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। आप जानते हैं A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। तो डिटर्मिनेंट A का जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और आप जानते हैं यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट A इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। तो इसका वैल्यू ये 1 निकल करके आ गया। आप लोग भी इन चीज़ को बहुत आसानी तरीका से समझ सकते हैं। तो दो कॉलम का जो मैट्रिक्स है वो किस तरह से निकलेगा, उसका मान उसका डिटर्मिनेंट्स किस तरह से निकलेगा, तो ये आप लोगों को बेहतर तरीका से समझ में आ गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और आप इस चीज़ को बनाइएगा। तो अपना तरीका से हम कुछ समय तक आपका वेट करते हैं, देखते हैं कौन कौन इसको बना सकते हैं। चलिए, इसका बनाइए। मैं कुछ देर रुकता हूं, आप लोग इनको सॉल्व कीजिए। हम उम्मीद है कि आप लोग को बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व कर लिए होंगे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम। तो 5 को 2 से गुना करेंगे 10 माइनस 7 को 1 से गुना करेंगे 7, तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा 3 इधर से आंसर,
ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं। अब हम लोग 3 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स मारते हैं, है ना। 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स का मान या डिटरमिनेंट्स का मान निकालना हमको। दो रो 2 कॉलम के डिटरमिनेंट्स का मान था वो तो निकल गया, 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट्स है उसका मान हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए, तो मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक डिटरमिनेंट्स मैं कह दूं ABCDEFGH और I। हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, अभी केवल 2 बातें याद रखना है, एक प्लस मानना है, इसको माइनस मानना है, इसको प्लस मानना है, बस, और कुछ याद नहीं रखना है आपको। हालांकि होता बहुत सारे तरीके हैं, आगे चल के और सीखेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना समझिए कि इसका मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम इसका मान निकालने वाले हैं। तो मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डिटरमिनेंट A बराबर, सबसे पहले हमको किसको पकड़ना है, तो सबसे पहले हमको पकड़ना है A को पकड़ेंगे। तो A को प्लस के साथ पकड़े तो आपके सामने कौन कौन बचा, ध्यान दीजिएगा। A को पकड़े तो इसका रो इसका कॉलम चल गया, तो बचा कौन चीज, EFHI, बचा EFH एंड I, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको डिटरमिनेंट कर लीजिए। A को पकड़े, इसका रो कॉलम चल गया, तो बचा EFHI, ठीक है। अब किसको पकड़ेंगे, माइनस के साथ पकड़ेंगे B को, माइनस के साथ किसको पकड़ेंगे, B को, तो माइनस B, देखो प्लस वाला को माइनस वाला, ठीक है। अब देखिए क्या सब होने वाला है, इसका रो इसका कॉलम चल गया, तो क्या क्या बचा, इसका रो इसका कॉलम चल गया, तो क्या क्या बचा, ध्यान से देखिएगा। इसका रो B का रो चल गया, B का कॉलम चल गया, क्या क्या बचा, DFHI, DFH और यहाँ क्या गया, I। अब समझिएगा, अब किसको पकड़ेंगे, तो प्लस C के साथ पकड़ेंगे इसको, ठीक है। अब किसको पकड़ने वाले हैं, प्लस C के साथ पकड़ने वाले हैं। अब देखिए, जब प्लस C के साथ पकड़ेंगे तो ये जो पॉइंट से ये हट जाएगा, और इसका रो इसका कॉलम चल गया, तो क्या बचा, तो इसके अंतर्गत बचा DEG और H, ठीक है। अब मान निकाल देंगे हम लोग, चलिए निकालते हैं मान इसका। तो डिटरमिनेंट A का जो वैल्यू है आप लोग जानते हैं, यहाँ से A को पकड़ेंगे तो गुना करो E गुना I, EI माइनस HF, माइनस B को पकड़ो DI माइनस, क्या हो गया इसको, चलिए DI माइनस HF प्लस C को पकड़ेंगे तो DH माइनस GE, बस सिंपल सी बात है। अब इसके बाद से कैलकुलेशन कर लेंगे। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं, और एग्जाम्पल को देखने के बाद हम लोग बहुत आसानी तरीके से इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आप लोग के सामने में, A बराबर मान लीजिए आपके सामने में है 2 3 0 1 2 5, यहाँ 0 न लें तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए 1 2 1 कुछ भी मान लिया जाए, तो डिटरमिनेंट A का मान निकालना है, मान ज्ञात करें, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट A इक्वल टू, आपके सामने में यहाँ पर 2 3 1 2 3 1 1 2 and 5 1 2 and 1 1 2 and 5 and 1 2 and 1। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसका मान निकालना है, डिटरमिनेंट A निकालेंगे तो 2 को पकड़ेंगे, इस 2 को पकड़ेंगे ना, इस 2 को, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के साथ, इसको पकड़ेंगे माइनस के साथ, इसको पकड़ेंगे प्लस के साथ, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो इसको पकड़ेंगे, इसका रो इसका कॉलम चल गया, ध्यान दो, 2 को पकड़े तो बचा के सब 2 5 2 1 2 5 2 1, ठीक है। उसके बाद -3 को पकड़ेंगे, -3 को पकड़ेंगे तो कौन सा चल जाएगा, अब इसको हटा दो, ठीक है। चलिए अब -3 को पकड़ेंगे, इसका रो कॉलम चल गया, तो रो तो पहले से जा चुका है, इसको कॉलम चल जाएगा, तो 1 5 1 1 1 5 1 1 बचा। प्लस A को पकड़ेंगे, इस A को पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस एक को जब पकड़ते हैं तो अपने सामने में निकल के आता है कुछ इस प्रकार से,
इस एक को पकड़े तो इसका कॉलम इसका रो चल गया, तो 1 2 1 2 आ गया। ठीक है, आइए अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। अब इसका मान निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसका मान निकल के आएगा कुछ इस प्रकार से कि डिटरमिनेंट ए का जो वैल्यू है वो आपको नजर आएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 पंचे 10 माइनस 3 को पकड़ो तो 1 माइनस 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 को 1 से गुना करो 2 माइनस 2। ठीक है, डिटरमिनेंट ए का मान निकालो तो 2 इंटू माइनस 8 माइनस 3 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 प्लस 1 इंटू 0। अगर डिटरमिनेंट ए का मान निकालते हैं तो -16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 तिया 12 प्लस 0, 1 पे 0 से 0 हो जाएगा। 16 में से 12 गया तो -4 निकल के आ गया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या निकल के आ गया, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आ गया आपको -4। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं और उसका मान निकाल सकते हैं। आप लोग का जो HW है आज, अगर आपके पास NCERT किताब है तो NCERT का एक्सरसाइज 1.1 का सारे सवाल आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और इन सवालों को आप लोग बेहतर तरीका से कर पाएंगे ऐसा हमें उम्मीद है। और कुछ ऑब्जेक्टिव इसमें आता है जो मैं आपको बता देता हूँ। 1.1 का सारे सवाल आपको बन जाएंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव जो अक्सर आता है वो हम आप लोग को बता रहे हैं और आप उस तरीका से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव आता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने में दिया हुआ रहेगा x 2 8 x इक्वल टू 4 2 1 5 ऐसे कुछ। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, या यहाँ पर 0 डाल देगा, आपकी इसकी मर्जी होती है। तो इसका मान निकालेंगे, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस 8 को 2 से गुना करेंगे 16 बराबर 5 का 20 माइनस, देखो ना 5 का 20 माइनस 2 का 2। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 18 हो जाएगा। और आप x स्क्वायर का मान निकालते हैं तो 18 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 8 14 84 ले 1 34 हो जाएगा। और x का मान प्लस माइनस रूट 34 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आ गया आंसर, x का मान निकल के आ गया। तो इस तरह से सवाल आप लोगों को बहुत आसानी तरीके से समझ आ जाएगा और आप लोग उसको बना लीजिएगा। मिलते हैं आप लोग के लिए नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।